हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीयूईटी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2023 का जो सीयूईटी का एग्जाम है उसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की। तो ये पहला चैप्टर है, अपनी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स द कोल्ड वॉर एरा। शुरुआत करते हैं। लेट मी टेल यू, इस वाली चैप्टर में आपको 70+ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहेंगे, प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्मेट में भी रहेंगे और बेसिक डिटेल में आपको बताते ही चलूंगा। वो एक चीज आपको मिल ही जाएगी एक्स्ट्रा, है ना। कोल्ड वॉर एरा, आप सबको पता है कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत कब से हुई थी? 1945 से हुई थी। कब तक चलता है कोल्ड वॉर? 1991 तक चलता है। दो देशों के बीच में चलता है, एक तो था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। किसके बाद स्टार्ट होता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग? कोल्ड वॉर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहला, इट वाज ए कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव अलाइज। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ध्यान देना, सोवियत यूनियन को ही हम क्या बोलते हैं? यूएसएसआर बोलते हैं। तो कहीं पर यूएसएसआर लिखा आएगा, कहीं पे सोवियत यूनियन लिखा आएगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन था, उनके अलाइज के बीच में कंपटीशन था, मतलब पहली बात सही है। दूसरा, इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था बिटवीन सुपर पावर्स। आइडियोलॉजिकल वॉर कैसे? कि ये कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, इनके बीच में एक प्रकार से आइडियोलॉजिकल वॉर था। कैपिटलिज्म जिसको यूएसए प्रमोट कर रहा था, कम्युनिज्म जिसको प्रमोट कर रहा था यूएसएसआर। दूसरी बात भी आपकी सही है एकदम, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस, इसकी वजह से आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है, ये भी सही बात है। यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर, देखो ये गलत बात है। ये कोल्ड वॉर का मतलब ही यही था कि ये डायरेक्ट वॉर नहीं था। डायरेक्ट वॉर जो होता है उसको तो हॉट वॉर होता है ना। कोल्ड वॉर में क्या है? इनडायरेक्टली, मतलब एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है, डी सही आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेम? आप सबको पता है जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो भारत ने एक नई मुहिम चला रखी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और भारत ने 4 और देशों के साथ मिलकर टोटल 5 फाउंडिंग फादर्स होते हैं किसके? नेम के। नेम का आइडिया 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया में, वहां पर आता है। और 1961 में नेम की फॉर्मली एक समिट होती है। कहां पर होती है? बेलग्राड यूगोस्लाविया में होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेम जो है एक ऐसा मूवमेंट था जो मतलब कोल्ड वॉर चल रहा था, जो कोल्ड वॉर जो चल रहा था, कोल्ड वॉर में एक तरफ यूएसए एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर। तो नेम वाले कंट्रीज कह रहे थे ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम तो भैया इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे। तो नेम से संबंधित अब यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नेम का नहीं है। पहला, इनेबलिंग न्यू डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज। इनेबलिंग मतलब एनेबल करना। डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज का मतलब क्या है? देखो 1945 के बाद जो देश आजाद हुए थे, ध्यान देना, 1945 के बाद कई देश ऐसे ऐसे थे जिन पर फॉरेन पावर्स, यूरोपियन पावर्स कंट्रोल कर रही थी। फॉर एग्जांपल, भारत किसके अधिकार में था? भारत था इंग्लैंड के अधिकार में। तो इंडिया कैसा? इंडिया एक कॉलोनी था, किसका? यूके की। जब हम आजाद हो गए तो हमको क्या बोला गया? डीकोलोनाइज्ड कंट्री। अंडरस्टूड? तो जो देश किसी विदेशी पावर के अंडर में थे तब उनको बोलते थे कॉलोनी, जब वो उनसे आजाद हो गए तो उनको बोलेंगे डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। तो ये वर्ड ध्यान रखना, एक्चुअली वर्ड्स का ही सारा खेल है ना। तो नेम का पहला ऑब्जेक्टिव, इनेबलिंग न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, मतलब ऐसे देश जो रिसेंटली आजाद हुए हैं, किससे? उनकी कॉलोनियल पावर से। टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी, ये ऑब्जेक्टिव था कि भैया जो नए नए देश हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली फॉलो करेंगे। नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, ये भी सही बात है। ना तो ये यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे। फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज, ये गलत बात है। नेम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ये मतलब ग्लोबल इश्यूज पर न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा नहीं था। जबकि नेम के कई सारे कंट्रीज ने, स्पेशली इंडिया ने, तो कोल्ड वॉर टेंशन को खत्म करने की कोशिश की थी, तो न्यूट्रल नहीं था, है ना। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी सही बात है। इनका फोकस था कि दुनिया में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कम हो जाए। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर सी। टू सुपर पावर्स, अब ये बार बार सुपर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर कौन कौन सी निकल के आई थी? एक तो आई थी यूएसए और दूसरी आई थी यूएसएसआर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए एंड सोवियत यूनियन। मैंने बताया था यूएसएसआर को हम क्या बोलते हैं? सोवियत यूनियन बोलते हैं, राइट। यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री था, कैपिटलिस्ट कंट्रीज को लीड कर रहा था, और यूएसएसआर आपका कम्युनिस्ट कंट्रीज या सोशलिस्ट कंट्रीज को लीड कर रहा था। ये चीज आप ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? यूएसए एंड सोवियत यूनियन। इन विच ईयर डिड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वो टाइम था जहां पर लग रहा था कि भैया तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। जहां आपको पता होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यूएसएसआर ने क्यूबा में, क्यूबा जो कि अमेरिका के नीचे एक आइलैंड कंट्री है, वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल लग दी थी। तो ये एक हाई पॉइंट माना जाता है कोल्ड वॉर का। तो ये कब हुआ था? ये घटना ये हुई थी 1962 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और क्यूबा के उस समय प्रेसिडेंट कौन?
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो कब बना था? आप सबको पता है नाटो को लीड कर रहा था यूएसए। नाटो को कौन कर रहा था? यूएसए। तो यूएसए के जो ग्रुप कंट्रीज थे उन्होंने नाटो बनाया मिलके, और जिसको यूएसए लीड कर रहा था, तो नाटो बना था 1949 में। और नाटो के बाद यूएसएसआर ने क्या किया? 1955 में वार्सो पैक्ट बना दिया था, राइट। When did Warsaw Pact came to Warsaw Pact take place? Warsaw Pact कब बना? 1955 में। कौन लीड कर रहा था इसको? इसको यूएसएसआर लीड कर रहा था, राइट। थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या? आप देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दुनिया 3 वर्ल्ड में डिवाइड हो गई थी। एक तो हो गया फर्स्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट कंट्री जो थी उनको फर्स्ट वर्ल्ड बोला गया, सोशलिस्ट कंट्री थी उनको सेकंड वर्ल्ड बोला गया। थर्ड वर्ल्ड में वो कंट्रीज आई थी जो नेम वाली कंट्रीज थी, जो रिसेंटली आजाद हुई थी, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी। तो थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ अननोन एंड एक्सप्लोइटेड कंट्रीज बिल्कुल नहीं है। ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सही है। ग्रुप ऑफ सोवियत यूनियन कंट्रीज, ये तो सेकंड वर्ल्ड है। ग्रुप ऑफ अमेरिकन कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, राइट। मेन फीचर ऑफ पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मेन चीज क्या देखने को मिलेगी? अब देखो, वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है? दुनिया में दो ही सुपर पावर बचती हैं, एक तो है यूएसए और एक दूसरी थी यूएसएसआर। तो जब दुनिया में दो ही पावर के केंद्र होते हैं तो ऐसे वर्ल्ड को हम बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे हो जाती है? बाईपोलर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जहां पे दुनिया में दो ही सुपर पावर बची थी, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? बांडुंग कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस व्हेन डिड या व्हेन बांडुंग कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होती है? इंडोनेशिया का शहर है बांडुंग, है ना, इंडोनेशिया में हुई थी 1955 में। और इसी कॉन्फ्रेंस में नेम का आइडिया आया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आइडिया आया था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एशिया और अफ्रीका के जो कंट्री थे, एशिया और अफ्रीका के कंट्री थे, उनकी एक समिट थी, उनके बीच में कॉपरेशन करने से संबंधित थी। पहली नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज की पहली समिट कहाँ पे होती है? बेलग्राड में होती है। कब होती है? 1961 में होती है। याद रखना इसको, है ना। बेलग्राड कहाँ पड़ता है? यूगोस्लाविया। बेलग्राड कहाँ पे? यूगोस्लाविया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आज की डेट में कितने कंट्रीज हैं? 120। नेम में आज की डेट में कितने कंट्रीज हैं? 120 कंट्रीज है, ध्यान रखना, राइट। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं एनपीटी, एनपीटी कब साइन हुई थी? तो ये साइन हुई थी 1968 में। ध्यान रखना, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया कहता है ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। व्हेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस, यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट होता है? 1991 में डिसइंटीग्रेट होता है, राइट। नेम की पहली समिट कब हुई थी? 1961 में हुई थी, बेलग्राड, यूगोस्लाविया में। अप्रैल 1949 में आपको बताया था क्या बना था? नाटो बना था। और 1955 में क्या बना था? वार्सो पैक्ट बना था। सही आंसर नाटो आ जाएगा। सीटो की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये यूएस के द्वारा डोमिनेटेड ग्रुप था। द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड इज नोन एज। यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में जो दुश्मनी चल रही थी, इनके बीच में जो टेंशंस चल रही थी, इसी टेंशंस को क्या बोला गया? कोल्ड वॉर। यूएसएसआर प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स कब रखी थी क्यूबा में? 1962, जिसको हमने बोला क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था भैया? यूएसए। अब देखो, दो प्रकार के अलायंस हो गए, इधर हो गए वेस्टर्न अलायंस, इधर हो गए ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था यूएसएसआर और वेस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था यूएसए। वेस्टर्न अलायंस था कैपिटलिस्ट, ईस्टर्न अलायंस था सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, ठीक है। वार्सो पैक्ट को कौन लीड कर रहा है? सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। विच इवेंट टुक प्लेस इन 1961? देखो 1961 में क्या हुआ था? बर्लिन वॉल बनी थी, बर्लिन वॉल बनी थी। मतलब जर्मनी के अंदर एक शहर है बर्लिन, और बर्लिन के बीच में भी एक तो ईस्ट बर्लिन और एक वेस्ट बर्लिन, ऐसे करके बीच में एक दीवार बना दी थी। ये कब हुई थी? 1961 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो? नाटो का इनमें से कौन सा देश नहीं है? अब नाटो आपको पता है यूएसए के द्वारा जो कंट्रीज लीड कर रहे थे, यूएसए के जो अलाइज थे, उन्होंने मिलकर क्या बनाया था? नाटो। इंडिया उसमें नहीं था, बस ये ध्यान रखना। द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम सोवियत यूनियन। उस आइलैंड कंट्री का नाम बताओ जिसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, किससे? सोवियत यूनियन थे, वो था आपका क्यूबा। और क्यूबा में ही यूएसएसआर ने मिसाइल रख दी थी 1962 में, जिसको हमने बोला क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हिरोशिमा नागासाकी आज सबको पता है कहाँ पे? जापान में। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया गया था, लिटिल बॉम्ब। 9 अगस्त 1945 यहाँ पे फैटमैन नाम का बॉम्ब गिराया गया था यूएसए के द्वारा। नागासाकी और हिरोशिमा दोनों कहाँ पे हैं? जापान में। रूट्स ऑफ नेम बेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन 3 लीडर्स। नेम की जो मतलब रूट है वो 3 देश के लीडर हैं, उनके मतलब फ्रेंडशिप से मतलब निकल के आई थी नेम। तो इनमें से कौन, 3 में से कौन सा नहीं है? यहाँ 3 तो दे रखे हैं, और ऐसा कौन सा नहीं है जो इन 3 में, जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें देखना है उनमें से एक ऑप्शन वो बताओ जो उन 3 फ्रेंडशिप
या 3 लीडर्स में से नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू हैं, गमल अब्देल असेर हैं, जोसेफ ब्रोज टीटो हैं, फिडेल कास्ट्रो नहीं है। फिडेल कास्ट्रो कहाँ के थे आपके? क्यूबा के थे, ठीक है। when and where was first known alignment summit held? कब और कहाँ हुई थी? बेलग्राड 1961 में हुई थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में कब होती है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में 1917 में होती है और 1922 में बनता है यूएसएसआर और जो 1991 में क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो यूएसएसआर से पहले रशियन एम्पायर हुआ करता था, राइट? वहां पर एक रेवोल्यूशन होती है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। नाटो की फुल फॉर्म बताओ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेम की फुल फॉर्म? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। कोल्ड वॉर किन के बीच में हुआ था? यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में। कोरियन वॉर कब से कब तक हुआ था? 1950 से 1953 के बीच में, जिसकी वजह से कोरिया जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया, राइट? साउथ कोरिया को यूएसएसआर यूएसए सपोर्ट करता है, नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट करता था उस टाइम पे, ठीक है। क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान? फिडेल कास्ट्रो। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यूएसएसआर के लीडर कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। Who by the president of USA at the time of Cuban Missile Crisis? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। डैश बाय द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट किसको माना जाता है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को माना जाता है, जो 1962 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आप सबको पता है दो प्रकार की पावर थी, एक तो थी एक्सिस पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। तो एक्सिस पावर्स में कौन कौन आते हैं? जर्मनी, इटली, जापान आते हैं। अलाइड में आपके आते हैं यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, आपका सोवियत यूनियन, ये आते हैं अलाइड में। सेंटो की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम की पहली समिट कब और कहाँ हुई थी? 1961 में बेलग्राड यूगोस्लाविया में हुई थी। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कब किया था? 1979 से 1989 के बीच में 10 साल। विच इंडियन पीएम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू कोरियाज? दो कोरिया के बीच में बिचौलिया का काम किसने किया था? कौन से भारतीय पीएम ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे, जो भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, और प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे? 1946 से लेकर 1964 के बीच में। When 8th समिट ऑफ नेम हेल्ड एंड वेयर? 8th समिट कब हुई थी? 2019 में हुई थी। कहां पर हुई थी? अजरबैजान। राइट द नेम ऑफ अलाइड पावर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। अलाइड पावर कौन कौन सी थी? तो यूएस, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। बाहर दिए गई है यूएस और यूएसए, एक पॉइंट ज्यादा लिख गया है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? पहले सुकार्नो, जो कि फाउंडिंग फादर माने जाते हैं किसके नेम के? 5 थे फाउंडिंग फादर, उनमें एक ये भी है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ था। दो अलायंस कोल्ड वॉर के दौरान बने थे, कौन कौन से थे और उनको कौन लीड कर रहा था? तो एक तो था ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था यूएसएसआर, और एक था वेस्टर्न अलायंस, इसको लीड कर रहा था यूएसए। नाटो कब बना? अप्रैल 1949 में। वॉर्सो पैक्ट कब बना था? 1955 में। इजिप्शियन लीडर का नाम बताओ जिसने स्वेज कैनाल को क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। गमल अब्देल नासिर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कमेंट करके बताना, स्वेज कैनाल को कब खोला गया था? ठीक है, और आज की डेट में स्वेज कैनाल पर किसका कंट्रोल है? और स्वेज कैनाल कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है? 3 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने, राइट। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब और कहां पर हुई थी? बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में इंडोनेशिया में, जहां पर नेम के बारे में, मतलब नेम का जो आइडिया है यहीं पर निकल के आया था। वार्सो पैक्ट कब बना? 1955 में। कौन लीड करता है वार्सो पैक्ट को? इसको लीड कर रहा था भैया यूएसएसआर, राइट। वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था? यूएसए। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर कब गिराया? 1945 में। घाना के पहले, घाना आपको पता होना चाहिए, एक अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान देना, अफ्रीकन कंट्री है घाना। इसके पहले फर्स्ट पीएम कौन माने जाते हैं? वामे क्रुमा। अब देखो इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग अलग देख लेना, मैं तो इसको वामे क्रुमा बोलूंगा। एनपीटी कब बनी थी? 1968 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में। एरिना ऑफ कोल्ड वॉर कौन कौन से थे? एरिना मतलब जहां जहां पर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड वॉर की वजह से टेंशन क्रिएट हो गई थी, और जहां पर मतलब ये क्षेत्र बन जाते हैं जहां पर ये डिवाइड हो जाते हैं कैपिटलिस्ट और मतलब सोशलिस्ट के बीच में। तो कोरिया, बर्लिन, कोंगो, अफगानिस्तान, वियतनाम, ये एरिना बन जाते हैं, कोल्ड वॉर के क्षेत्र बन जाते हैं। इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ कब और कितने साल के लिए ट्रीटी साइन की थी? तो अगस्त 1971 में की थी, 20 साल के लिए, जिससे बहुत सारे देश चिढ़ जाते हैं इससे, ना। और इसी वजह से हम बेटा 1971 का वॉर जीत पाते हैं। 1971 का वॉर किससे? पाकिस्तान से जीत पाते हैं, और इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा 1971 में एक देश बनता है बांग्लादेश। ओके, नेम द 2 सिटीज ऑफ जापान वेयर यूएसए ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब। तो वो है हिरोशिमा और नागासाकी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुई थी? 1962।
नियो की फुल फॉर्म क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? होम मिनिस्टर थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इंडिया को एक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कमेंट करके बताओ भारत में आजादी के टाइम पे कितने प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे। एनपीटी की फुल फॉर्म नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1968 में आई थी, जिसको भारत ने साइन करने से मना कर दिया, जो 1995 में इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है। अंकटेड का फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। Who was the first elected president of Russia? Who was the first elected president of Russia? रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे बोरिस येल्टसिन, ठीक है, 1991 में, है ना, ये रशिया लिख लेना। इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कब साइन होता है? 2001 में साइन होता है। बलामदर लेनिन के बारे में कुछ बताओ। लो भैया, बलामदर लेनिन माने जाते हैं बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर। इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को 1917 में लीड किया था और इनको माना जाता है हेड ऑफ फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर, बलामदर लेनिन। लेनिन के बाद आते हैं स्टालिन। बर्लिन वॉल के बारे में, बर्लिन वॉल के बारे में बताओ। पहली बात तो बर्लिन वॉल जो है आपकी जर्मनी में, बर्लिन शहर है जर्मनी में, बीच में इसको, इसके बीच में दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। तो ये सिंबलाइज है किसका? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। तो ये ईस्ट बर्लिन था, ये कम्युनिस्ट वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा था, या कम्युनिस्ट वर्ल्ड का इधर दबदबा था। वेस्ट बर्लिन पर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का दबदबा था। कब बनी थी बर्लिन वॉल? 1961 में। कब टूटी? 1989 में। ये टूट गई तो मतलब यूं समझ लो कि हाँ भैया कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ऐसा माना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, बहुत बारीक बारीक चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तो यही होगा, लास्ट में जब ये सारे चैप्टर हो जाएंगे तो एक बार कंप्लीट सारे मतलब बुक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज दे दिए, और एमसीक्यूज भी आप कब कब कर पाते हो? एमसीक्यू जब कर पाते हो जब आपका बेसिक क्लियर है और जब आपको नॉलेज आती है। तो ठीक है, चिंता मत करना। आप जो को सर सीयूईटी में तो एमसीक्यू आते हैं, तो ठीक है, आने दो, एमसीक्यू कर दोगे ना। जब आपको पता है कोरियन वॉर कब हुआ था, उसमें लिखा होगा 1950 से 53, उसमें लिख देंगे 1960 से 62, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो तुम तो सही याद रखो यार, घबराने का नहीं है ना, बिंदास रहने का। ऑल दी बेस्ट।